नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व को, यानी पर्सनालिटी। लास्ट टाइम में इसके अर्थ को जाना, इसकी जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं और परिभाषाओं के प्रति दृष्टिकोण किस प्रकार का है, इन बातों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज इसी में आगे बात करेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पर्सनालिटी फैक्टर्स। और इनमें आपका पहला है वंशानुक्रम। वह गुण जो बालक या व्यक्ति को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिले हों, उसी को कहते हैं वंशानुक्रम। इसमें क्या है, गुण हैं जो आपके करेक्टर आते हैं माता पिता से या पूर्वजों से, बालक हो चाहे व्यक्ति हो, तो इसको क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम। यह व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला एक कारक है। इसके साथ में वातावरण। वातावरण के अंतर्गत बालक का जो विद्यालय है, खेल का मैदान, समाज, परिवार आदि सारे कारक आते हैं। कहीं ना कहीं ये वातावरण से जुड़े हुए हैं और बालक को प्रभावित भी करते हैं। तीसरा, मनोवैज्ञानिक कारक। इसके अंतर्गत बालक की रुचियां किस प्रकार की हैं, अभिवर्ती और अभिक्षमता आदि आते हैं। अब दो शब्द हैं, एक आपका अभिवर्ती, एक अभिक्षमता। किसको कहेंगे? अभिवर्ती कहते हैं कोई भी व्यक्ति वस्तु या घटना के प्रति उसका भाव या रवैया किस प्रकार का है, यानी मन की अवस्था, वह कहलाती है आपकी अभिवर्ती, एटीट्यूड। और एक है आपका अभिक्षमता। ये आमतौर पर क्या होती है, जन्मजात होती है। किसी विशेष कार्य को जो करने की कैपेसिटी है, क्षमता है, वही आपकी भी क्षमता कहलाती है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए। तो ये तीन कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण और तीसरा मनोवैज्ञानिक कारक। कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखें। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए। मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्तित्व के जीवन के प्रारंभिक 5 वर्ष व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण माने हैं। व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक जो शुरुआती 5 वर्ष हैं, वो व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसने माने हैं? मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविश्लेषणवाद जो मानसिक और भावनात्मक जो विचार हैं, आपके इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, ये सारी मनोविश्लेषण हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? मनोविश्लेषण। अधिगम के अभाव में व्यक्तित्व का विकास संभव ही नहीं है। बिना, अगर कोई व्यक्ति सीखता नहीं है, कुछ भी अधिगम नहीं करता है, उसका अभाव उसके जीवन में रहता है, तो उसका व्यक्ति का विकास भी संभव नहीं होगा। व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आपको सीखना होगा, लर्न, अधिगम करना होगा। पुरानी अवधारणा में यह कल भी बताया था आपको कि व्यक्तित्व है वह बाह्य गुणों या आवरण को कहा जाता था, लेकिन आधुनिक अवधारणा में व्यक्तित्व कहा जाता है आनुवंशिकता, उसके साथ साथ में वातावरण, अच्छे से उसका तालमेल, समन्वय और विलक्षणता को कहा जाता है। कुछ विशेष लक्षण व्यक्ति में देखने को मिलते हैं, उसी को व्यक्तित्व माना है आधुनिक अवधारणा के अनुसार। लेकिन पुरानी में, प्राचीन अवधारणा में तो सिर्फ बाह्य गुणों को देखकर बता दिया जाता था कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व या पर्सनालिटी किस प्रकार की है। एक व्यक्ति के विकास पर जन्मजात कारक और वातावरणीय कारक दोनों का प्रभाव पड़ता है, परंतु व्यक्तित्व पर जन्मजात कारक की अपेक्षा वातावरणीय कारक का प्रभाव अधिक होता है। विकास की बात की जाए, व्यक्ति के विकास की, तो इस पर जन्मजात कारक, वातावरणीय कारक, इन दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन व्यक्तित्व की बात की जाए तो वहां पर जन्मजात कारक की अपेक्षा वातावरणीय कारक का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं इस अर्थ में भी हैं कि गत्यात्मक होती हैं। गत्यात्मक, उन्नतिशील की तरफ अग्रसर, जो गतिमान हो, चलने वाली हो, गत्यात्मक, कि वे स्थिति के अनुसार परिवर्तित एवं अनुकूलनशील होती हैं, अडेप्टेबल। जैसा उनको वातावरण मिले, जिस प्रकार के वो कार्य कर रहे हैं, उनके अनुसार अपने आप को ढाल पाना,
अब देखिए पर्सनालिटी है उसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं। व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति के व्यवहार में ये विशेषताएं होनी आवश्यकता है। एक सामाजिकता, व्यक्ति जैसे जैसे समाज से जुड़ता है उसमें सामाजिकता आती है, और सामाजिकता का विकास व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली विशेषता क्या होगी कि समाज के जो कार्य हैं, संस्कृति है, वहाँ जो भी देखता है उसको अपने जीवन में पनपाना और समाज से अच्छे से जुड़ना, जिससे उसके सामाजिकता का विकास ही हो सके और व्यक्तित्व है वह उसका निखर सके। दूसरा इसमें आपका एकता व एकीकरण है। व्यक्ति के सभी अच्छे गुणों का समन्वित रूप या उन गुणों का एकीकृत होना अति आवश्यक है। अर्थात व्यक्ति का जो शारीरिक है, मानसिक, सामाजिक सभी गुणों में एकता का होना आवश्यक है। सभी गुण उस व्यक्ति में मौजूद होने चाहिए। अच्छा शरीर हो, अच्छे से मानसिक विकास हुआ हो, समाज के जो गुण हैं वो भी उसमें मौजूद हों, तो इसको कहते हैं एकता व एकीकरण। और तीसरी विशेषता है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बालक का शारीरिक और मानसिक विकास कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कमजोर होने पर व्यक्तित्व अच्छा या पूर्ण नहीं होता है। पर्सनैलिटी आपकी अच्छी नहीं दिखाई देगी। शारीरिक रूप से अगर आप कमजोर हैं तो कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, चाहे आप अपने आप में कितना भी बेहतर माने आपको। मानसिक स्वास्थ्य से बहकी बहकी आप बातें करते हैं जिनका कोई अर्थ ना हो, तो आपकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होगा। सामंजस्य या समायोजन चौथी विशेषता है। व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार समायोजन करना आना बहुत ही आवश्यक है। जैसी परिस्थिति हो उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, यही क्या है? समायोजन, सामंजस्य, तालमेल। तभी अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। अब देखिए आगे। आगे इसमें आपकी पांचवी जो विशेषता दे रखी है, विकास की निरंतरता। व्यक्ति के विचारों, सामाजिकता आदि में विकास होते रहने से व्यक्तित्व का भी विकास ही होता जाता है। अर्थात विकास की निरंतरता आवश्यक है। निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य निर्देशित होना बहुत ही जरूरी है। जब लक्ष्य होगा तभी वह उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत रहेगा तथा व्यक्तित्व का विकास भी होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति, ये निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, ये भी व्यक्तित्व विकास का एक कारण है। देखिए जैसे अभी आपके जीवन में जैसे कोई लक्ष्य ही नहीं है, आप बैठे हैं आराम से, बस कोई लक्ष्य नहीं है, निठल्ले हैं एकदम। और कुछ जैसे आपके लक्ष्य है फर्स्ट ग्रेड की जॉब प्राप्त करना, तो इसके लिए आपको कार्य करना होगा, आप लगे रहेंगे और उससे आपका क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास होगा। बहुत सारी बातें आप जानेंगे, कार्य लगातार करते रहेंगे, एक्टिविटीज होंगी। सातवीं जो विशेषता है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति। जब किसी भी व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वह अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाता है और उस कार्य को अच्छे तरीके से करता है। इससे भी व्यक्तित्व का विकास होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति कि मेरे को तो ये करना ही है, फर्स्ट ग्रेड की जॉब प्राप्त करनी है तो करनी है, भले ही कुछ भी हो जाए, तो वह क्या करेगा? अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होगा, उस कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेगा और इससे भी क्या होगी? आपकी पर्सनालिटी बढ़ेगी। व्यक्तित्व के प्रकार हैं, देखिए टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। 400 बीसी में प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक यूनानी ग्रीक शरीर शास्त्री हिप्पोक्रेट्स थे। प्रथम वर्गीकरण किसका? पर्सनालिटी का। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा यह वर्गीकरण अपनी कृति नेचर ऑफ मैन के अंतर्गत दिया गया। हिप्पोक्रेट्स ने विशेष रूप से नया रुधिर प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व जोड़ा और इन्होंने व्यक्तित्व को शरीर द्रव्यों के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया। शरीर द्रव्यों के आधार पर, देखिए पढ़ते हैं इसको। ये 4 प्रकार दिए हिप्पोक्रेट्स ने। पहला, काले पित्त वाले, ब्लैक बाइल। इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो उदास रहते हैं, मंदित,
निराशावादी, ये सारे आते हैं काले पित्त वाले। और एक है पीले पित्त वाले, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़े स्वभाव वाले। इस प्रकार के व्यक्ति को इन्होंने बताया कि पीले पित्त वाले हैं। तीसरा है कफ श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले, विरक्त, भाव शून्य, निष्क्रिय। ये व्यक्ति इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, विरक्त हैं, भाव शून्य हैं, उनको माना कफ श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले। और चौथा रुधिर प्रवृत्ति वाले, ब्लड बाइल, जो काफ़ी प्रसन्न, खुश मिजाज, आशावादी व्यक्ति। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हिप्पोक्रेट्स ने जो व्यक्तित्व है उसको द्रव्य के आधार पर, रुधिर द्रव्य के आधार पर 4 भागों में बांटा। काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, कफ श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले और रुधिर प्रवृत्ति वाले। पहला प्रकार व्यक्तित्व का शरीर रचना का दृष्टिकोण या पाश्चात्य दृष्टिकोण। शरीर रचना के आधार पर जर्मन मनोचिकित्सक क्रेसमर ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताए हैं। पहला पढ़ रहे हैं शरीर रचना का दृष्टिकोण। इसके आधार पर, शरीर रचना के आधार पर किसने बताया? जर्मन के एक मनोचिकित्सक थे क्रेसमर, और उन्होंने व्यक्ति को 3 प्रकार बताए व्यक्तित्व के। ये अच्छे से आपको ध्यान में रखने होंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार आए हैं। और उनमें से पहला आपका है पिकनिक प्रकार, पिकनिक टाइप। ऐसे व्यक्ति का कद छोटा होता है, शरीर भारी, मोटा, गोलाकार एवं अधिक चर्बी वाला होता है। थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रखें कि पिकनिक मनाने कौन जाते हैं। पिकनिक मनाने देखिए आमतौर पर जो सही है, शरीर जिनका सही है व्यक्तियों का, वो पिकनिक मनाने क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? वो तो आराम से सही है, सेट है पहले से। लेकिन पिकनिक मनाने वो जाएंगे जिनका शरीर क्या है? भारी है, मोटा है, गोलाकार है, अधिक चर्बी वाले, वो जाएंगे घूमने। तो इससे थोड़ा सा बस ध्यान में रखने के लिए है, बाकी पिकनिक मनाने सभी जाते हैं, क्योंकि ये हंसी मजाक करने वाले तथा घूमने फिरने वाले होते हैं, और ये खाने के शौकीन भी बहुत हैं तथा वर्तमान में जीने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की गर्दन क्या होती है? छोटी एवं मोटी होती है, और ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा नहीं आता है। पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व को साइक्लॉइड, गोलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। साइक्लॉइड, कई बार यह नाम भी दिया हुआ आता है कि ये प्रकार, या क्रेसमैन ने इनमें से कौन सा प्रकार नहीं बताया था, या शरीर रचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है, नहीं है, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। तो ये नाम अच्छे से 1-2 बार लिखें, याद हो जाएगा। दूसरा इसमें है एथलेटिक प्रकार, पिकनिक के बाद में एथलेटिक। ऐसे व्यक्ति का शरीर न तो अधिक लंबा होता है और न ही अधिक छोटा। इनका शरीर मजबूत, ताकतवर, बलवान एवं सुडौल काय होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो स्वयं का क्रोध है उस पर कंट्रोल होता है, और ये सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये न तो ज़्यादा चंचल होते हैं और न ही ज़्यादा उदासीन होते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति बदलती हुई परिस्थिति के साथ आसानी से स्वयं को बदल लेते हैं। जिस प्रकार की परिस्थिति इसके सामने आएगी, एथलेटिक जो व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। चंचलता इनमें देखने को मिलती है, ना ही ज़्यादा उदास रहते हैं, क्रोध पर इनका कंट्रोल रहता है, समाज से जुड़े हुए, अर्थात ये समायोजित हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी मिलती है। और एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व को पुष्टकाय व्यक्तित्व, सुडौलकाय व्यक्तित्व भी कहा जाता है। तीसरा इसमें है एस्थेनिक प्रकार, पिकनिक, एथलेटिक और तीसरा एस्थेनिक। ऐसे व्यक्ति का शरीर दुबला पतला होता है, अतः वे कमजोर और चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। ये कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं और दिव्य सपन अधिक देखते हैं। इसी कारण ये छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सामाजिक उत्तरदायित्वों से दूर रहने की प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलती है तथा दिव्य सपन अधिक रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में मानसिक रोगी होने की संभावना अधिक होती है।
एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तित्व को क्रिस्काय या सिजोआइडे लंबकाय व्यक्तित्व भी कहा जाता है। इसके बाद में क्रेसमर के बाद में सेल्डन का वर्गीकरण ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना है, डाइप्लास्टिक या ओस प्लास्टिक। क्रेसमर का मानना है कि ऐसा व्यक्तित्व है जो न तो पिकनिक प्रकार में हो, न एथलेटिक प्रकार में और न ही एस्थेनिक प्रकार में शामिल होते हैं, उनको कहते हैं डाइप्लास्टिक या ओस प्लास्टिक। अर्थात इनमें तीनों प्रकार के गुण मिले जुले हुए रहते हैं, तो उसे डाइप्लास्टिक प्रकार का व्यक्तित्व ओस प्लास्टिक या मिश्रित काय व्यक्तित्व कहते हैं। तो इन तीनों के अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेल्डन का वर्गीकरण। जितने भी दे रखे हैं बहुत ही अच्छे से अपने को पढ़ते हुए चलना है। आज का वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में थोड़ा थोड़ा इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब और बेल आइकन इसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।